Hello students, welcome to Beyond Infinity. Myself, Lokesh Togeshi, and I am the physics mentor at Beyond Infinity. Hello guys, आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो क्लास 12 का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो चैप्टर है डुअल नेचर ऑफ रेडिएशंस, उस चैप्टर से हम डिस्कस करने जा रहे हैं अबाउट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो हमारा जो चैप्टर रहेगा आज का वो रहेगा डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन। तो उसमें से जो हम डिस्कस करने जाएंगे टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स वो होगा हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्लियर? तो सबसे पहले चलिए जानते हैं व्हाट इज डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन। तो देख लीजिए हमारी हेडिंग हमने यहाँ लिख रखी है डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन। रेडिएशन का मतलब होता है बेसिक लाइट जो हम जनरल वे में देखते हैं और ऑब्जर्व करते हैं, जिनसे हमें ऑब्जेक्ट्स जो है वो विजिबल होते हैं, उन्हें हम रेडिएशन या लाइट कह सकते हैं। देखिए अर्ली 20th सेंचुरी के अंदर जब लाइट को स्टडी करना शुरू किया गया तो अलग अलग साइंटिस्ट के व्यूज जो थे वो अलग अलग थे रिगार्डिंग द नेचर ऑफ लाइट। जैसे कि अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले लाइट के नेचर को स्टडी करने वाले साइंटिस्ट जो थे वो थे न्यूटन। यस, आइजैक न्यूटन। क्लियर? उन्होंने एक थ्योरी दी थी जिसको हम बोलते हैं कॉर्पस्क्यूलर थ्योरी। उस कॉर्पस्क्यूलर थ्योरी में उन्होंने कुछ सर्टेन ऑब्जर्वेशंस और एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू ये कंक्लूड किया था कि लाइट हैज अ वेव नेचर। यस, लाइट हैज अ वेव नेचर। उन्होंने कहा था कि लाइट का जो नेचर है वो वेव नेचर का है। क्लियर? मतलब वेव की फॉर्म में लाइट जो है वो किसी पर्टिकुलर मीडियम में क्या करती है गाइस, ट्रेवल करती है। क्लियर? उसके बाद में कुछ और साइंटिस्ट आए जैसे हर्ट्ज आए, मैक्स प्लांक आए, उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट्स और ऑब्जर्वेशंस किए लाइट पर। तो उन्होंने ये पाया कि लाइट का नेचर जो है वो पार्टिकल नेचर है। यस, पार्टिकल नेचर के सेंस में कि लाइट जो है वो छोटे छोटे एनर्जी पार्टिकल्स और एनर्जी पैकेट्स की फॉर्म में, जिन्हें हम फोटॉन्स कहते हैं, उस फॉर्म में ट्रेवल करती है, ना कि वेव फॉर्म। तो कॉन्फ्लिक्ट्स जो है वो लाइट के नेचर को लेकर के हमेशा साइंटिस्ट के बीच में बने रहे अप टू अर्ली 20th सेंचुरी। उसके बाद में कुछ और साइंटिस्ट भी आए जैसे हाइगन आए, हम पढ़ेंगे वेव ऑप्टिक्स के अंदर। उन्होंने भी स्ट्रांगली ये रेकमेंड किया कि लाइट हैज अ वेव नेचर। क्लियर है? उसके बाद में फिर से कुछ और साइंटिस्ट आए, उन्होंने कुछ ऑब्जर्वेशन किए, उन्होंने भी पाया कि लाइट हैज पार्टिकल नेचर। तो इस तरह से लाइट के नेचर को लेकर के साइंटिस्ट के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स जो थे वो चलते रहते थे इन टर्म्स ऑफ डिबेट, ओके, नॉट इन टर्म्स ऑफ वॉर। तो एट द एंड एक पर्टिकुलर स्टेज तक ये मान लिया गया था लाइट हैज डुअल नेचर। डुअल मीन्स टू नेचर। कुछ पर्टिकुलर फिनोमेना में लाइट जो है वो वेव नेचर शो करती है, वेयर कुछ अदर फिनोमेना में लाइट जो है वो पार्टिकल नेचर शो करती है। इसी को समझते हुए देखिए मैंने यहाँ पर एक छोटा सा चार्ट बनाया है दैट रेडिएशन कम्स एज लाइट। क्लियर है? लाइट जो है उसके दो नेचर है। वन इज वेव नेचर। वेव नेचर जो है इसके अंदर ऐसा माना जाता है कि लाइट जो है वो ट्रांसवर्स वेव की फॉर्म में ट्रेवल करती है गाइस। ट्रांसवर्स वेव हम जानते हैं, वेव के दो पार्ट्स होते हैं। मैकेनिकल वेव दो टाइप्स की होती है, ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडिनल, आउट ऑफ विच लाइट वेव हैज अ ट्रांसवर्स वेव जिसके अंदर क्रीस्ट एंड ट्रफ होते हैं। क्लियर? तो ट्रांसवर्स वेव की फॉर्म में ट्रेवल करती है जो कि कुछ फिनोमेना से हमें ऑब्जर्व करने को मिलता है। और ये फिनोमेना जो थे बेसिकली वो कौन कौन से थे, जैसे कि इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन। इन टॉपिक्स को आप डिटेल में पढ़ेंगे गाइस वेव ऑप्टिक्स के अंदर। वेव ऑप्टिक्स जो हमारा चैप्टर आएगा 12th क्लास का उसमें। क्लियर है? वेयरएज ठीक है, कुछ फिनोमेनाज के अंदर, कुछ फिनोमेनाज में ये देखा गया है कि लाइट ऑल्सो हैज अ पार्टिकल नेचर। पार्टिकल नेचर मीन्स एनर्जी पैकेट्स या फोटॉन्स की फॉर्म। इस ऑब्जर्वेशन को स्ट्रांगली प्रूव करने वाले जो एक्सपेरिमेंट्स थे उनमें से कुछ हैं जैसे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जो कि हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, इस चैप्टर का पार्ट है। वेयरएज अदर इज क्रॉम्पटन इफेक्ट एंड स्टार इफेक्ट। क्रॉम्पटन इफेक्ट और स्टार इफेक्ट आपके 12th के सिलेबस में नहीं है गाइस, आपके 12th के सिलेबस में जो है वो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्लियर है? ये जो ऑब्जर्वेशन थे ये स्ट्रांगली रेकमेंड करते हैं कि जो लाइट का नेचर है वो पार्टिकल नेचर। देयरफॉर ये कॉन्फ्लिक्ट बना रहता है हमें, ठीक है, अर्ली स्टेजेस में कि लाइट हैज अ डुअल नेचर। वन इज वेव नेचर, अदर इज एज वेल एज पार्टिकल नेचर। इस कॉन्फ्लिक्ट को आगे जाकर के क्लियरिफाई भी किया गया है, दूर भी किया गया है। और उसको दूर करने वाले जो साइंटिस्ट है वो आगे आएंगे इसी चैप्टर में हमारे सामने, वो आएंगे डी ब्रॉगली। क्लियर है? बिल्कुल, मैं बताऊंगा आपको कैसे डी ब्रॉगली ने इस चीज को क्लियरिफाई किया। क्लियर है? तो आपको यहाँ तक बात समझ में आई कि लाइट हैज अ डुअल नेचर। क्लियर है? इसके बाद में हम आगे पढ़ेंगे, हम देखते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स का कॉन्सेप्ट देखेंगे, उसके बाद में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को पढ़ेंगे गाइस कि वो क्या होता है। तो आपको यहाँ तक समझ में आया? अगर आपको ये चीज क्लियर है तो इसको आप नोट कर सकते हैं, तो आगे बढ़ेंगे। क्लियर है? आप नोट कीजिए। चलिए गाइस, नेक्स्ट अब हम बात करते हैं, देखिए सबसे पहले अबाउट फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन मेटल। आप सब जानते हैं क्लियर कि मेटल जो होता है
उसका जो उसमें जो एटम्स होते हैं उनके आउटर मोस्ट शेल में बेसिकली जनरली जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो फ्री होते हैं, वो बॉन्डेड नहीं होते हैं, या हम कह सकते हैं कि लूजली बॉन्डेड होते हैं बाय द न्यूक्लियस ऑफ द एटम। हर मेटल की ये ठीक है कॉन्फ़िगरेशन होती है कि उसके आउटर मोस्ट शेल के एटम के आउटर मोस्ट शेल में कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो फ्री होते हैं। तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वही फ्री इलेक्ट्रॉन गाइस रेस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द करंट कंडक्शन इन द मेटल। ध्यान रखिएगा, क्लियर। फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं मेटल के अंदर, क्योंकि मेटल इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, हम सब जानते हैं, तो वही जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द करंट कंडक्शन इन द मेटल। क्लियर है। वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स लूजली बॉन्डेड होते हैं और जनरली अगर मैं बात करूं तो थर्मल एनर्जी, क्लियर है, जनरली रूम टेम्परेचर पर थर्मल एनर्जी गेन करके अपने बॉन्ड को ब्रेक कर लेते हैं एटम से और वो फ्री हो जाते हैं और वो रैंडमली कहां मूव करते हैं गाइस, ऑन द सरफेस ऑफ मेटल। क्लियर है। सरफेस ऑफ मेटल पर ये आपको नॉर्मल कंडीशन में इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मूव करते हुए पाए जाते हैं। बट ये इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस पर तो फ्रीली मूव करते हैं, बट अगर फ्रीली मूव करते हैं तो मेटल सरफेस से बाहर आने की कोशिश भी करते होंगे गाइस। क्लियर है। लेकिन हम देखते हैं कि जनरल नॉर्मल कंडीशंस में इलेक्ट्रॉन्स मेटल सरफेस को छोड़ करके बाहर नहीं आ पाते। क्यों नहीं आ पाते, उसका रीजन है। देखिए हम बात करते हैं, जैसे सपोज कर लेता हूं मैं कि ये मेरा एक मेटल है, ये एक मेटल बॉडी है, क्लियर, और इस मेटल बॉडी के सरफेस पर खूब सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो प्रेजेंट है। इलेक्ट्रॉन्स ये सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो हैं गाइस इस सरफेस पर जो है वो क्या कर रहे हैं, रैंडम मोशन कर रहे हैं। अगर रैंडम मोशन करते हुए, क्योंकि ये फ्री है, इन पर किसी तरह का कोई ईएमएफ या कोई फोर्स नहीं अप्लाई हो रहा है, तो एक इलेक्ट्रॉन सपोज कर लीजिए अगर बाहर जाने की कोशिश करता है, अगर एक इलेक्ट्रॉन बाहर जाने की कोशिश करता है और मेटल सरफेस को छोड़ करके बाहर आ जाता है किसी सर्कमस्टांसेस में, तो क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, इस इलेक्ट्रॉन पर जैसे ही इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा तो हम देखते हैं कि ये हमारा जो मेटल है, इस मेटल में इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी। इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होते ही ये मेटल जो है एक पॉजिटिव चार्ज बॉडी की तरह बिहेव करता है। स्टूडेंट्स, किस तरह से बिहेव करता है, पॉजिटिव चार्ज बॉडी की तरह बिहेव करता है। और हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो नेगेटिवली चार्ज बॉडी होती है, वेयर मेटल जो हो गया अब आपका वो क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज बॉडी हो गया। इसको एक समझे एग्जाम्पल की तरह, क्लियर है, कॉन्सेप्ट है अच्छा सा। तो ये जो पॉजिटिव बॉडी होती है, क्लियर, ये क्या करती है, इस नेगेटिव बॉडी को दोबारा से अट्रैक्ट करने की कोशिश करती है। तो बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि ये जो मेटल बॉडी है इस इलेक्ट्रॉन पर एक रीस्टोरिंग फोर्स, रीस्टोरिंग फोर्स अप्लाई करती है। ये रीस्टोरिंग फोर्स जो है ये इस इलेक्ट्रॉन को अलाउ नहीं करता कि ये इस मेटल सरफेस को छोड़ करके इजीली बाहर जाए। आपको समझ में आया, क्लियर है। तो ये रीस्टोरिंग फोर्स जो होता है यही रेस्पॉन्सिबल होता है जो मेटल, पॉजिटिव बॉडी मेटल जो है वो इलेक्ट्रॉन पर अप्लाई करती है और ये इसे बाहर जाने से रोकती है। यही रीस्टोरिंग फोर्स रेस्पॉन्सिबल होता है कि ये इलेक्ट्रॉन को इजीली मेटल सरफेस से बाहर नहीं जाने देता। तो आपको समझ में आया गाइस कि क्या होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स और ये क्यों नॉर्मल कंडीशन में अपना मेटल सरफेस छोड़ करके बाहर नहीं आ पाते। क्लियर है। देखिए फ्री इलेक्ट्रॉन्स की एक डेफिनेशन लिख रखी है हमने यहाँ पर, इसको भी पढ़ देते हैं जरा। In outer shell called valence electrons, in outer shell of the atom called valence electrons are loosely bound. Clear है, इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो loosely bound होते हैं। They are quite to move easily within the metal surface. Clear है, quite to move easily within the metal. Sorry, इसको मैं करेक्ट कर देता हूँ। Quite to move easily, double बार सॉरी रिपीट हो गया। Quite to move easily within the surface, but cannot लीव द मेटल सरफेस। क्लियर है, बिकॉज दे आर लूजली बॉन्डेड और वो मेटल सरफेस को इजीली लीव नहीं करते हैं। लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स को ही क्या कहा जाता है गाइस, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। आई होप यू अंडरस्टैंड दैट, इनको ही फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहा जाता है। तो आपको ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। क्लियर है, जल्दी से नोट कीजिए, हम आगे बढ़ते हैं। ओके, चलिए तो अब हम आगे बढ़ते हैं और हम आगे जो मेथड देखते हैं वो देखते हैं इलेक्ट्रॉन इमिशन। इलेक्ट्रॉन इमिशन क्या होता है स्टूडेंट्स, देखिए इलेक्ट्रॉन इमिशन का मतलब हमने ये चीज जाना कि मेटल सरफेस पे हमेशा क्या होते हैं, कुछ लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और वो लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स जो है या फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मेटल के सरफेस पे फ्री होते हैं, क्लियर, रैंडम मोशन करने के लिए। बट वो किसी तरह के एक बेसिक तरह के रीस्टोरिंग फोर्स की वजह से अपना मेटल सरफेस जो है वो छोड़कर बाहर नहीं आ पाते। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि वो कभी भी बाहर नहीं आ पाएंगे। क्लियर, कुछ पर्टिकुलर मेथड्स हैं जिनसे हम उन फ्री इलेक्ट्रॉन्स को मेटल सरफेस से बाहर इजेक्ट या एमिट कर सकते हैं। क्लियर, तो उन्हीं मेथड्स के बारे में हम यहां पर बात कर रहे हैं गाइस, उन्हें बोलते हैं इलेक्ट्रॉन इमिशन। क्लियर, विच इज ऑल्सो कॉल्ड मेथड टू इजेक्ट फ्री इलेक्ट्रॉन्स आउट ऑफ मेटल सरफेस। आपको आई थिंक ये चीज समझ में आ गई होगी यहाँ के बाद में।
क्लियर गाइस? क्लियर? क्या है? मेथड्स टू इजेक्ट फ्री इलेक्ट्रॉन्स आउट ऑफ मेटल सरफेस। मेटल सरफेस से फ्री इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट करने के कुछ मेथड्स, बेसिक मेथड्स में यहां पर आपसे बात करने जा रहा हूं, उनको मैंने यहां लिख रखा है। देखिए, सबसे पहला मेथड जो है हमारे पास में यहां पर, उसे हम बोलते हैं थर्म आयनिक इमिशन मेथड। थर्मायनिक इमिशन मेथड या थर्मल इमिशन मेथड भी कह सकते हो आप इसे। क्लियर है? दूसरा मेथड जो है गाइस यहां पर वो है फील्ड इमिशन। फील्ड इमिशन मेथड। फील्ड इमिशन मेथड क्या होता है, वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में। और तीसरा मेथड और मोस्ट इंपोर्टेंट मेथड जो हमारे पास में यहां पर आएगा गाइस, वो आएगा फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन मेथड। क्लियर है? और भी कुछ मेथड्स होते हैं, जैसे कि अगर आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 12th का पार्ट पढ़ते हैं, तो उसमें हम देखते हैं फ्रिक्शन, इंडक्शन, कंडक्शन, सेकेंडरी इमिशन, ये भी कुछ मेथड्स होते हैं। क्लियर? जो कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स को मेटल सरफेस से इजेक्ट करने में काम आते हैं। ठीक है? लेकिन हमारा यहाँ पर कंसर्न जो है वो सारे मेथड से नहीं है, तो मैं कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स जो है वो इमिशन, इलेक्ट्रॉन इमिशन के यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूं। क्लियर है? अगर आपको और भी मेथड समझने हो तो आप बेझिझक मुझे कमेंट कर सकते हैं, उनके बारे में भी डिस्कस करते हैं। ओके? तो डोंट वरी अबाउट दैट। चलिए, तो थर्मानिक इमिशन, फील्ड इमिशन एंड फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन, वन बाय वन हम इसे डिस्कस करते हैं। देखिए गाइस, सबसे पहला जो मेथड है हमारा वो है थर्म आयनिक इमिशन मेथड। थर्मानिक इमिशन का मतलब होता है थर्मल इमिशन। थर्मल का मतलब होता है गाइस हीट, सब जानते हैं। तो अगर किसी मेटल को हम क्या करते हैं, कुछ पर्टिकुलर हाई टेम्परेचर तक हीट अप करते हैं, उसे गर्म करते हैं, तो हीट सप्लाई करने से क्या होता है गाइस, हमने 11th क्लास में पढ़ रखा है दैट हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो हीट सप्लाई करने से, किसी भी मेटल सरफेस को हीट सप्लाई करने से उसका जो फ्री इलेक्ट्रॉन होता है वो बेसिकली एक्सटर्नली एनर्जी गेन करता है। क्लियर? एक्सटर्नल सोर्स से एनर्जी क्या करता है, गेन करता है। और जब किसी पार्टिकल को या किसी सब्सटेंस को, किसी ऑब्जेक्ट को एनर्जी मिल जाती है, तो उसके अंदर क्या होती है गाइस, एक एबिलिटी और कैपेसिटी जनरेट हो जाती है टू फाइट विद द सर्टेन रीस्टोरिंग फोर्सेस। क्लियर है? ये हमारी डेली लाइफ में भी अप्लाई होता है ये कॉन्सेप्ट, कि अगर आपको एक्सटर्नल सोर्स से एनर्जी मिल गई है तो आप पर जो बंदिशें, जो परंपरागत, जैसे मैं कह सकता हूं कि रिस्ट्रिक्शन जो अप्लाई हो रखे हैं, उन रिस्ट्रिक्शन से, उन बंदिशों से लड़ने की कैपेसिटी आ जाती है। क्लियर? तो यही चीज यहां पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स के साथ में भी होती है। क्लियर? तो जैसे ही इनको हम हाई टेम्परेचर तक हीट करते हैं, तो जो लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको एनर्जी मिलती है, और वो जब सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी गेन कर लेते हैं, तो इस रीस्टोरिंग फोर्स को ओवरकम कर वो मेटल सरफेस से बाहर आ जाते हैं गाइस। क्लियर है? बात समझ में आई आपको? तो ये एक मेथड है जिससे फ्री इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाला जा सकता है। क्लियर है? तो थर्मानिक इमिशन का मतलब क्या होता है, इमिशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स by supplying some heat due to heat. ओके? समझ में आएगा आपको? चलिए, सेकेंड मेथड की बात करते हैं हम, दिस इज फील्ड इमिशन। फील्ड इमिशन का मतलब यहां पर क्या है, फील्ड का मतलब यहां पर बेसिकली है गाइस, ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड से। फील्ड इमिशन का मतलब यहां पर किससे है, इलेक्ट्रिक फील्ड से है। स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक फील्ड आपने शायद पढ़ा हो, ठीक है? नहीं पढ़ा हो तब भी हम उसको कवर करेंगे, डोंट वरी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाले पोर्शन में। इलेक्ट्रिक फील्ड जो चार्ज के आसपास जो हाई अमाउंट ऑफ फील्ड होती है ना, जिसके अंदर अगर कोई दूसरी चार्ज बॉडी या न्यूट्रल बॉडी एंटर करती है तो वो उस पर फोर्स अप्लाई करता है। क्लियर है? उससे हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। तो अगर एक हाई अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हम मेटल बॉडी को रखते हैं, तो क्या होता है कि मेटल बॉडी के जो लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये फील्ड उन पर फोर्स लगाती है, और बहुत ही हाईली अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स लगाती है। क्लियर है? उस फोर्स की वजह से ये अपने ऊपर लगने वाले रीस्टोरिंग फोर्स को ओवरकम कर बाहर आ सकते हैं। क्लियर है? तो इसे कहते हैं हम फील्ड इमिशन। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। क्लियर है? ठीक है? छोटे छोटे थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स हैं, इनको समझें और जल्दी से ग्रास्प करके आगे बढ़े, वही हमारे लिए बेटर है। क्लियर गाइस? हाँ, तो फील्ड इमिशन समझ में आई बात आपको, कि जब हम क्या करते हैं, मेटल सरफेस को एक हाई अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं। इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली गाइस, ध्यान रखिएगा, 10⁸ वोल्ट पर मीटर के अराउंड होती है। कितनी होती है? 10⁸ वोल्ट पर मीटर। दैट मीन्स अप्रोक्स 10 crore वोल्ट पर मीटर। बहुत हाई अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इतनी हाई अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में जब हम मेटल सरफेस को रखते हैं, तो उसके जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं उन पर क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स अप्लाई होता है, और उस फोर्स की वजह से वो अपने ऊपर लगने वाले रीस्टोरिंग फोर्स को ओवरकम कर मेटल सरफेस से बाहर आ जाते हैं। क्लियर है? चलिए,
तो ये हमारा, देखिए इनको ज्यादा डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं, ये सिर्फ इंट्रोडक्टरी पार्ट ही है हमारा सिलेबस में। जो हमारा सिलेबस है हम उसके अकॉर्डिंग ही उसी को फॉलो करते हुए एनसीईआरटी सीबीएसई सिलेबस को फॉलो करते हुए चलेंगे गाइस, ठीक है। तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, डोंट वरी अबाउट दैट, क्लियर। बी फेथ ऑन बियॉन्ड इन्फिनिटी, क्लियर है। बियॉन्ड इन्फिनिटी जो आपको प्रोवाइड करेगा वो हमेशा बेस्ट ही प्रोवाइड करेगा, ये ध्यान रखिएगा, क्लियर गाइस। चलिए, तो ये हमारे दो मेथड्स हो गए, वन इज थर्मोनिक इमिशन एंड अदर वन इज फील्ड इमिशन, क्लियर। नाउ वी कम टू आवर थर्ड एंड इंपॉर्टेंट मेथड विच इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन क्या होता है, इसको थोड़ा सा हम अच्छे से समझेंगे गाइस, ठीक है। चलिए, मैं इसको रब कर रहा हूं यहां पर और फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन को अलग से लिख लेते हैं हम, क्योंकि अब हमें इसी के बारे में डिटेल स्टडी करनी है, क्लियर है। तो हमारा यहां पर जो मेथड आता है वो आता है फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। ओके, चलिए, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन क्या है। फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन सबसे पहले ऑब्जर्व किया था हर्ट्ज ने, क्लियर है। हर्ट्ज जो साइंटिस्ट थे उन्होंने कुछ 1885-1886 के अंदर ऑब्जर्व किया था। क्या ऑब्जर्व किया था कि एक मेटल प्लेट लेते हैं, अगर हम सपोज कर लीजिए ये हमारी एक मेटल प्लेट है, इस मेटल प्लेट पर हम जानते हैं ये क्या है गाइस, मेटल प्लेट, क्लियर है। मेटल, किसी भी मेटल की प्लेट है ये। इस मेटल प्लेट, अगर ये मेटल प्लेट है तो ऑब्वियस सी बात है कि इसके सरफेस पर खूब सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है वो क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे, क्लियर है। और उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि जब इस मेटल प्लेट पर एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ, क्लियर है। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, न्यू, वेवलेंथ होती है लैम्डा, जहां पढ़ रखा होगा आपने। क्यों? क्योंकि इससे पहले तक हम क्या ऑब्जर्व मान के चल रहे थे कि लाइट का नेचर है वो कैसा है, वेव नेचर है। तो हर वेव की कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ होती है, आपने 11th क्लास में पढ़ रखा होगा, क्लियर है। नहीं पढ़ रखा होगा तो मैं एक छोटा सा आपको डिस्क्रिप्शन दे दूंगा कि व्हाट डू यू मीन बाय फ्रीक्वेंसी एंड व्हाट डू यू मीन बाय वेवलेंथ, क्लियर। तो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि ये हमारा, समझ लीजिए कि रेडिएशन सोर्स है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। सन, सॉर्ट ऑफ सन हो सकता है, कोई लाइट सोर्स हो सकता है, बल्ब हो सकता है, कुछ भी। तो जब एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ की लाइट, क्लियर है, लाइट या रेडिएशन किसी मेटल सरफेस पर फॉल की जाती है, तो उस मेटल सरफेस, ये रेडिएशन जो है जब मेटल सरफेस पर फॉल होती है तो ये क्या करती है गाइस, इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स को मेटल सरफेस से बाहर निकाल देती है। देख पा रहे हैं आप, ये क्या करती है, ये इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स को मेटल सरफेस से बाहर निकाल देती है। इस मेथड को या इस पूरे प्रोसेस को ही हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। फोटो मीन्स लाइट या फिर फोटॉन्स, इलेक्ट्रिक मीन्स चार्ज, मीन्स इलेक्ट्रॉन्स, और इमिशन, उनका इमिशन, फोटो इलेक्ट्रिक, फोटो चार्ज या फोटो इलेक्ट्रॉन्स का इमिशन। तो जब एक पर्टिकुलर वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी की लाइट, क्लियर है, किसी मेटल सरफेस पर गिरती है तो वो ऑब्जर्व करते हैं कि कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है वो अपना मेटल सरफेस छोड़ करके बाहर निकल जाते हैं। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। अब ये क्यों होता है और कैसे होता है, इसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। देखिए, प्लांक के अकॉर्डिंग टू प्लांक, ठीक है, जो लाइट के जो एनर्जी बंडल्स हैं वो आगे और डिस्कस करेंगे। हर फोटोन के पास, हर एनर्जी बंडल के पास में कुछ एनर्जी होती है और उस एनर्जी की वैल्यू होती है गाइस E इज इक्वल्स टू एच न्यू। आई होप आपने इस चीज को कहीं ना कहीं पढ़ा जरूर होगा। E इज इक्वल्स टू एच न्यू, ये क्या होती है, एनर्जी ऑफ ईच फोटोन, एनर्जी ऑफ ईच फोटोन, या फिर लाइट भी बोल सकते हैं आप, लाइट की एनर्जी इस, ठीक है, एक्सप्रेशन से डिराइव की जाती है। एच जो होता है वो प्लांक्स कांस्टेंट होता है, जिसकी वैल्यू 6.62 × 10⁻34 जूल × सेकंड होती है, मैं लिखवा दूंगा आपको। और न्यू जो होता है वो होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, क्लियर है। एच यहाँ पर प्लांक्स कांस्टेंट है, तो एनर्जी ध्यान रखिएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, फ्रीक्वेंसी के, क्लियर है। जितनी ज्यादा हाई फ्रीक्वेंसी की लाइट जो है वो मेटल सरफेस पर फॉल करेगी, इसका मतलब उस लाइट के पास में उतनी ही ज्यादा क्या होगी गाइस, एनर्जी, क्या होगी, एनर्जी, क्लियर है। तो जितनी ज्यादा हाई फ्रीक्वेंसी की, एक पर्टिकुलर हाई फ्रीक्वेंसी लाइट जब हम क्या करते हैं मेटल सरफेस पर, ठीक है, फॉल करवाते हैं, इल्यूमिनेट करवाते हैं, क्लियर, तो उसके पास में बेसिकली क्या होती है, एनर्जी होती है। ये चीज मैंने आपको पहले ही बताई थी। अब यहां पर जब ये एनर्जी पैकेट्स और बंडल्स जो है ये पार्टिकल्स की फॉर्म में होते हैं, क्लियर, और जो जब वो E इज इक्वल्स टू एच न्यू एनर्जी को गेन करके या ले करके फॉल करते हैं किस पर, मेटल सरफेस पर, तो यहां पर इनका कोलिजन होता है गाइस, ध्यान रखिएगा क्या होता है, कोलिजन। और ये कोलिजन कैसा होता है, परफेक्टली इलास्टिक, से मैं लिखूं परफेक्टली
इलास्टिक कोलिजन। क्लियर है? ये कोलिजन किस तरह का कोलिजन होता है गाइस? परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होता है। परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन थोड़ा बहुत आपने अगेन 11th क्लास में पढ़ा होगा। हल्का सा कॉन्सेप्ट है कि इसके अंदर टोटल एनर्जी और टोटल मोमेंटम जो है वो हमेशा कंजर्व रहता है। क्लियर है? एनर्जी जो होती है वो कंप्लीटली फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी ट्रांसफर हो जाती है। ऐसा ही कुछ यहां पर होता है कि जब ये फोटॉन्स, जब ये लाइट पार्टिकल्स अपनी E इज इक्वल टू एनर्जी लेकर के मेटल सरफेस पर फॉल करते हैं और ये इलेक्ट्रॉन्स जो मेटल सरफेस के फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके साथ में परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन, क्लियर है, कंडक्ट करते हैं, तो ये अपनी कंप्लीट एनर्जी जो है वो इन इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर कर देते हैं गाइस। किसे? इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स को। इन इलेक्ट्रॉन्स को जो मेटल सरफेस पर ये रैंडमली मूव कर रहे थे, इनको ये अपनी सारी एनर्जी ट्रांसफर कर लेते हैं। और हम जानते हैं कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकलने के लिए क्या चाहिए? एक्सटर्नल सोर्स एनर्जी। तो ये जो लाइट पार्टिकल्स हैं, ये जो फोटोन पार्टिकल्स हैं, यही यहां पर इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स के लिए एक्सटर्नल एनर्जी सोर्स का वर्क करते हैं। क्लियर गाइस? एक्सटर्नल एनर्जी सोर्स का काम करते हैं, जिनसे इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिलती है। उस एनर्जी को ये ऑब्जर्व करते हैं और अपने ऊपर लगने वाले रीस्टोरिंग फोर्स को ओवरकम कर बाहर निकल जाते हैं। गाइस समझ में आया आपको? तो इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। क्लियर? अब इस कॉन्सेप्ट को जब हम अप्लाई करते हैं एप्लीकेशंस में, इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल के क्या करोगे आप? आपने बाहर निकाले, लेकिन बाहर निकाल के कुछ ना कुछ यूज तो करना पड़ेगा ना आपको इनका। तो जब इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स को हम अप्लाई करते हैं, इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स को हम एक सर्किट में मूव करवा करके करंट जनरेट करवाते हैं, हम देखेंगे आगे कैसे करवाते हैं। तो उसी प्रोसेस को हम कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्लियर गाइस? उसी प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। आई होप आपको ये चीजें समझ में आ रही होगी। क्लियर है? तो ये बेसिकली हमारा क्या हो जाएगा? फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। अगर आप इसे डिफाइन करना चाहें तो खूब सारी बुक्स में मिल जाएगा, हम भी नोट्स आपको प्रोवाइड करेंगे। आप अपनी लैंग्वेज में इसे डिफाइन करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा गाइस। अगर आपको ये चीज समझ में आएगी दैट व्हाट डू यू मीन बाय फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन, तो हम क्या बोलेंगे? The phenomena or the process to emit the free electrons out of the metal surface. The process or phenomena of emitting the free electrons or ejecting the free electrons out of the metal surface by illuminating radiations of certain frequency and wavelength. By illuminating metal surface with of radiation, by illuminating the metal surface with certain light, illuminating the metal surface with radiations of certain frequency and wavelength. सॉरी, ठीक है? तो ये चीज समझ में आई। इस तरह से आप इसको डिफाइन कर सकते हैं, आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। जब हम मेटल सरफेस पर एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ की लाइट या रेडिएशंस को इल्यूमिनेट करते हैं, तो उसकी वजह से फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मेटल सरफेस को छोड़कर बाहर आ जाते हैं। गाइस देख पा रहे हैं आप यहां पर? इसी प्रोसेस और फिनोमेना को हम क्या कहते हैं? फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। समझ आया आपको? देख लीजिए इस ग्राफ को, इस चार्ट को आप चाहे तो नोट डाउन कर सकते हैं। अगर आप इसको नोट डाउन करेंगे तो मैं आपको इस फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में कुछ और इंपॉर्टेंट टर्म्स से, ठीक है, क्लियर है, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स से मैं आपको रिलेट करवाऊंगा। देखिए इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हम बात करने जा रहे हैं वो हम बात करने जा रहे हैं जिस टर्म के बारे में, वो टर्म है गाइस थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। तो जिस तरह से थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की हमने बात की थी, उसी तरह से थ्रेशोल्ड वेवलेंथ की बात करते हैं। देखिए गाइस, आपने पढ़ रखा होगा वेव्स के बारे में, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के बीच में रिलेशन पढ़ रखा होगा कि वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के बीच में एक रिलेशन होता है वेव्स के लिए। दिस इज न्यू इज इक्वल्स टू सी बाय लैम्डा। क्लियर? आई होप अगर 11th क्लास में आपने वेव्स पढ़ा होगा तो उस वेव्स में रिलेशन आपको जरूर देखने को मिला होगा, न्यू इज इक्वल्स टू सी बाय लैम्डा। अगर मैं लाइट वेव की बात कर रहा हूं, क्योंकि अगर कोई दूसरी वेव होगी तो सी की जगह वी आएगा। लाइट वेव्स की बात करेंगे तो यहाँ वी सी आएगा, वेयर सी इज व्हाट? वेलोसिटी ऑफ लाइट। चलिए, तो यहां पर जो न्यू है गाइस, न्यू इज 1 बाय लैम्डा हो गया, क्योंकि सी जो है वो तो कांस्टेंट है। सी यहां पर क्या है? स्पीड ऑफ लाइट, क्योंकि हम सब जानते हैं जनरली कांस्टेंट टर्म है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? तो यहां पे न्यू और लैम्डा देख रहे हो आप, इनवर्स प्रोपोर्शनल रिलेशन में है। क्लियर है? मतलब अगर आप किसी लाइट वेव की फ्रीक्वेंसी हाई करेंगे तो ऑब्वियसली उसकी वेवलेंथ जो है वो क्या होगी गाइस? लो हो जाएगी। तो और अगर वेवलेंथ को हाई करेंगे तो फ्रीक्वेंसी लो हो जाएगी। और हम जानते हैं, अभी हमने डिस्कस कर लिया है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑब्जर्व करने के लिए आपको हाई फ्रीक्वेंसी लाइट या रेडिएशन की रिक्वायरमेंट होती है। हाई फ्रीक्वेंसी लाइट या रेडिएशन की रिक्वायरमेंट होती है। लो फ्रीक्वेंसी लाइट रेडिएशन को फॉल करवाने पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑब्जर्व नहीं होगा। क्लियर? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑब्जर्व नहीं होगा। देयरफॉर अगर तो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या हो जाएगा? इसी भी यहां पर थ्रेशोल्ड वेवलेंथ इज दैट मैक्सिमम वेवलेंथ
of radiations above which, just opposite to the threshold frequency, ध्यान रखिएगा, threshold wavelength is the maximum wavelength of radiations above which photoelectric effect does not takes place. definition ध्यान रखिएगा, डिफाइन कैसे करेंगे, maximum wavelength above which photoelectric effect does not takes place. क्लियर है, मैक्सिमम वेवलेंथ अबाउ विच फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट डज नॉट टेक्स प्लेस. इस लिमिटिंग या मैक्सिमम वेवलेंथ के से ज्यादा अगर आप वेवलेंथ कर लेते हैं रेडिएशंस की, तो आपको फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो ऑब्जर्व नहीं होगा, क्योंकि एक पर्टिकुलर लिमिटिंग वेवलेंथ से अगर आप वेवलेंथ बढ़ा देते हैं रेडिएशन की, कैसे बढ़ाते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, डोंट वरी. कैसे फ्रीक्वेंसी को वेरिएट किया जाता है, कैसे इंटेंसिटी वेरिएट होती है लाइट की, कैसे वेवलेंथ वेरिएट होती है, वो सब बात करेंगे हम. ठीक है, डोंट वरी. तो आप पैनिक होने की जरूरत नहीं है. बस जो हम बात कर रहे हैं, जो चीजें हम डिस्कस कर रहे हैं, उन चीजों को आप अच्छे से अडॉप्ट कर पाए, बस उस पर ध्यान दीजिए. ठीक है, चलिए. तो मैक्सिमम वेवलेंथ अबव विच फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट डज नॉट टेक्स प्लेस. क्लियर है. तो यहां पर कंडीशन क्या हो जाएगी गाइस, condition in terms of threshold wavelength, that lambda must be less than lambda naught. Lambda is what? Wavelength of incident light must be less than threshold wavelength. इंसिडेंट लाइट की वेवलेंथ जो है वो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से हमेशा कम होनी चाहिए. ध्यान रखिएगा, ज्यादा नहीं कम होनी चाहिए. अगर कम होगी तभी आपकी फ्रीक्वेंसी जो है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से हाई होगी और आपको जो है वो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑब्जर्व होगा, अदरवाइज नहीं होगा. क्लियर है. अच्छा, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ की वैल्यू कैसे निकालें. अगर थ्रेशोल्ड वेव फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हमारे पास में है, तो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ की वैल्यू इस रिलेशन से हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं. देखिए यहां पर थ्रेशोल्ड वेवलेंथ की वैल्यू क्या हो जाएगा, न्यू नॉट इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा नॉट इज इक्वल टू सी बाय न्यू नॉट. देख पा रहे हैं आप. अगर आपके पास थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है किसी मेटल सरफेस की, तो उसके लिए आपको थ्रेशोल्ड वेवलेंथ की वैल्यू भी यहां से मिल जाएगी, क्योंकि हम जानते हैं सी इज अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ लाइट. समझ में आएगा गाइस. तो ये कॉन्सेप्ट हमारा हो जाएगा अबाउट थ्रेशोल्ड वेवलेंथ. जल्दी से नोट कीजिए. ठीक है, लास्ट हमारा एक और, ठीक है, डेफिनेशन इंपॉर्टेंट टर्म जो है वो यहां पर बचता है, विच इज वर्क फंक्शन. क्या होता है वर्क फंक्शन, जल्दी से उसके बारे में जान लेते हैं. ओके, नोट कीजिए. चलिए, तो नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं जल्दी से अबाउट वर्क फंक्शन. वर्क फंक्शन क्या होता है गाइस, क्लियर है. जिस तरह से आपको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और थ्रेशोल्ड वेवलेंथ समझ में आया, तो हम वर्क फंक्शन की बात करते हैं. वर्क फंक्शन क्या है, अगर मैं इसको डिफाइन करूं तो इट इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड to eject the free electron out of metal surface. समझ आ रही बात आपको, देख पा रहे हैं आप इसे. क्लियर. क्या है ये, इट इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द फ्री इलेक्ट्रॉन आउट ऑफ मेटल सरफेस. क्लियर है. ये वो मिनिमम एनर्जी होती है जो किसी इलेक्ट्रॉन को मेटल सरफेस से बाहर निकालने के लिए रिक्वायर्ड होती है. क्लियर. मतलब अगर इससे कम एनर्जी का रेडिएशन या फोटोन अगर हम इंसिडेंट करेंगे मेटल सरफेस पर, तो आपको फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट अगेन ऑब्जर्व नहीं होगा. क्लियर है. तो ये वो मिनिमम एनर्जी. इससे ज्यादा एनर्जी होगी तो बहुत ही अच्छी बात है, उसको हम किसी दूसरे पर्पस में भी यूज करेंगे. बट अगर इससे कम एनर्जी होती है तो आप फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे. देयरफॉर इट इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द फ्री इलेक्ट्रॉन आउट ऑफ मेटल सरफेस. आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी. इस वैल्यू को बेसिक, तो इसका मतलब ये क्या है गाइस, ये एक एनर्जी है. ये एनर्जी की वैल्यू है. किसकी वैल्यू है, लिमिटिंग एनर्जी की वैल्यू है, जिसे हम वर्क फंक्शन के नाम से डिनोट करते हैं. इसको डब्ल्यू नॉट या फाई नॉट से डिफाइन करते हैं आप, डब्ल्यू नॉट या फाई नॉट. और इसकी जो वैल्यू है वो होती है एच न्यू नॉट. इसकी वैल्यू होगी क्या गाइस, एच न्यू नॉट. न्यू नॉट यहां पर क्या हो जाएगा, न्यू एच इज प्लांक्स कांस्टेंट. प्लांक्स कांस्टेंट केमिस्ट्री वगैरह में पढ़ा होगा आपने. इसकी वैल्यू क्या होती है, जल्दी से बताएं.
6.62 इंटू 10⁻⁻34। वेरी गुड, यही वैल्यू होती है। और यूनिट जो हो जाएगी वो हो जाएगी इसकी जूल इंटू सेकेंड, ये इसकी यूनिट हो जाएगी। और न्यू नॉट जो है वो क्या होगा, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ये अलग अलग होती है अलग अलग मेटल्स के लिए। तो आप देख रहे हैं कि जब हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की वैल्यू यहां रखते हैं तो हमें एनर्जी मिलती है किसकी, लाइट रेडिएशंस की या फोटॉन्स की। और वो एनर्जी कैसी होती है, वो लिमिटिंग एनर्जी होती है, वो मिनिमम एनर्जी होती है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी भी लिमिटिंग होती है। तो जब लिमिटिंग फ्रीक्वेंसी का फोटोन इंसिडेंट होगा तो वो इलेक्ट्रॉन को उतनी ही एनर्जी प्रोवाइड कर पाएगा जितनी एनर्जी उसको मेटल सरफेस से बाहर निकलने के लिए रिक्वायर्ड हो। आई होप आपको समझ में आ रही है ये चीज। तो उतनी ही एनर्जी सप्लाई कर पाएगा जितनी एनर्जी उसको बाहर निकलने के लिए रिक्वायर्ड है। और उसी एनर्जी को हम क्या बोलेंगे गाइस, वर्क फंक्शन। क्लियर है? आप इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं, इसका एक फॉर्मूला ये हो जाएगा, दूसरा ये हो जाएगा, फाई नॉट इज इक्वल टू hc बाय लैम्डा नॉट। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, बिकॉज न्यू नॉट को आप c बाय लैम्डा नॉट लिख सकते हैं ना गाइस। तो अगर आपको किसी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के अंदर फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दे रखी है, तब भी आप वर्क फंक्शन यहां से डिटरमाइन कर सकते हैं। और अगर आपको क्लियर थ्रेशोल्ड वेवलेंथ दे रखी है, तब भी आप वर्क फंक्शन या एनर्जी, मिनिमम एनर्जी जो है इलेक्ट्रॉन के लिए वो सॉल्व कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। समझ में आएगी बात आपको, ये क्लियर है? तो ये दोनों फॉर्मूले जो है वो किसके हो जाएंगे गाइस, वर्क फंक्शन के लिए। क्लियर? देख लीजिए, ठीक है। इसको मैं थोड़ा रब कर रहा हूं। रब क्यों कर रहा हूं, क्योंकि कुछ और पॉइंट्स भी लिखने हैं मुझे यहां पर, ठीक है। तो ये आपका वर्क फंक्शन हो जाता है। अब देखिए, इसको सॉल्व करने का एक तरीका है जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में बहुत हेल्प करता है। मैंने आपको बताया कि फाई नॉट इज hc बाय लैम्डा नॉट, ये होता है फाई नॉट की वैल्यू। अब देख पा रहे हैं आप, ये जो वैल्यू होती है, क्लियर, फाई नॉट इज ऑलवेज कैलकुलेट इन ईवी। ईवी ध्यान रखिएगा, ईवी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये एनर्जी की यूनिट होती है गाइस, क्लियर, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो वर्क फंक्शन, या बेसिकली अगर मैं कह रहा हूं आपको, वर्क फंक्शन या ये जो लाइट पार्टिकल्स या रेडिएशंस की एनर्जी है, इनको हम जनरली जूल में कैलकुलेट नहीं करते हैं, इन्हें हम कैलकुलेट करते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक सेपरेट यूनिट होती है। क्लियर है? एटॉमिक और न्यूक्लियर फिजिक्स की जब हम स्टडी करते हैं तो जो छोटे छोटे एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, इनकी एनर्जी जनरली जूल में कैलकुलेट नहीं की जाती, क्योंकि जूल जो है इज अ बिगर यूनिट ऑफ एनर्जी, वो बड़ी यूनिट है एनर्जी की। और इनकी जो एनर्जी होती है बहुत छोटी छोटी होती है। आप खुद जानिए, देखिए, अगर आपको एक हष्ट पुष्ट हेल्दी पर्सन जो है वो पुश करता है तो आपकी बॉडी पर जो है वो अफेक्ट पड़ता है, आप गिर जाते हैं या अपनी जगह से हिल जाते हैं। क्लियर है? लेकिन अगर हमारे ऊपर लाइट गिर रही है, लाइट रेडिएशन अगर हमारे ऊपर आ रही है, तो क्या हमारे मोशन को वो अफेक्ट कर पाती है क्या? नहीं। क्या वो हमारे स्टेट को अफेक्ट कर पाती है? नहीं। अगर हम रेस्ट में तो रेस्ट में रहते हैं, मोशन में तो मोशन में रहते हैं। इसका मतलब क्या, कि वो एनर्जी तो अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन वो इतनी एनर्जी अप्लाई नहीं कर रहे हैं जो हमारी स्टेट को चेंज कर सके। इसका मतलब उस एनर्जी, अप्लाइड एनर्जी की वैल्यू, अप्लाइड प्रेशर की वैल्यू, फोर्स की वैल्यू बहुत कम होती है। क्लियर है गाइस? तो इस वजह से उसकी एक सेपरेट यूनिट होती है, जिसको हम एनर्जी की यूनिट सेपरेट होती है, जिसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ध्यान रखिए, ठीक है। तो फाई इज ऑलवेज कैलकुलेट इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैसे कैलकुलेट करेंगे? इलेक्ट्रॉन वोल्ट का कन्वर्जन आई थिंक ये होता है 1 जूल is equal to 1/1.6 into 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आई थिंक हाँ, यही होता है। हाँ, बिल्कुल, ये कन्वर्जन होता है गाइस। 1 जूल इज इक्वल टू 1/1.6 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देयरफॉर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 10⁻⁻19 जूल। और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू जूल में इतनी कम होती है। देखिए, जूल में ये वैल्यू -10⁻⁻19 में चली गई है। क्लियर है? इसको भी हम सॉल्व कर सकते हैं। वर्क डन का फॉर्मूला होता है V/Q से। ये यूनिट कहां से आती है? वर्क डन का फॉर्मूला W इज इक्वल टू V/Q आपने पढ़ रखा होगा। W इज इक्वल टू V/Q। क्लियर है? 1 वोल्ट, ठीक है, और 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। W यूनिट जूल, तो 1 वोल्ट अपॉन 1 इलेक्ट्रॉन। तो जूल की वैल्यू यहां से कुछ इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैलकुलेट की जाती है, वो हम बाद में कर सकते हैं। वो जब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात करेंगे तो उसमें समझेंगे, क्लियर है? या फिर न्यूक्लियर फिजिक्स की बात करेंगे तो उसमें समझेंगे। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है गाइस, समझ आ रहा है आपको?
1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है, सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया था, क्लियर है। वोल्ट जो होता है V, वो होता है बेसिकली वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो W इज इक्वल टू हो गया V इंटू क्यू। मैं भी सोच रहा था कि क्या कुछ गड़बड़ हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। V इज इक्वल टू W अपॉन क्यू, W इज इक्वल टू V इंटू क्यू, क्लियर है। तो 1 जूल की वैल्यू जो हो जाएगी यहाँ पर, ठीक है, वोल्ट को हम 1 वोल्ट रखेंगे और क्यू पे मैं 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज अप्लाई कर दूं तो वो 10 टू द पावर माइनस 19 हो जाएगा गाइस, क्लियर है। ये 1 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट होती है। डोंट वरी, मैं बता दूंगा आपको। चलिए, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की कन्वर्जन जो है वो ये हो जाएगा। अब आप इसको सॉल्व करके रख सकते हैं गाइस, कैसे कि देखिए फाई नॉट इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा नॉट। फाई नॉट इज इक्वल टू एच की वैल्यू 6.62 10 टू द पावर माइनस 34, सी की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 इंटू 10 टू द पावर 8 डिवाइड बाय लैम्डा नॉट। ये जो आपके पास में वैल्यू आएगी, ध्यान रखें, ये जो वैल्यू आएगी आपके पास में, ये किस में आएगी गाइस, ये आएगी जूल इंटू सेकेंड इंटू मीटर पर सेकेंड। बात समझ आ रही है आपको, जूल इंटू सेकेंड इंटू मीटर पर सेकेंड। यहां से सेकेंड कैंसिल आउट हो जाएगा, क्लियर है। सेकेंड से सेकेंड कैंसिल आउट हो जाएगा और आपके पास में फाई नॉट की वैल्यू क्या बचेगी गाइस, 6.62 10 टू द पावर माइनस 34 इंटू 3 इंटू 10 टू द पावर 8 डिवाइड बाय 1.6 10 टू द पावर माइनस 19 लैम्डा नॉट। तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट मीटर। बात समझ आ रही है आपको, ये वैल्यू किस में आ जाएगी हमारे पास में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट मीटर, ठीक। अब अगर मैं इसको आगे और सॉल्व करता हूं, मान लीजिए जनरली जो हमें वेवलेंथ दे रखी होगी ना, वो एंगस्ट्रॉम्स में दे रखी होगी। किसमें दे रखी होगी गाइस, एंगस्ट्रॉम्स में। तो अगर मैं यहां पर इसको सॉल्व करता हूं, क्या मैं साइड में कर दूं, वो बेटर रहेगा आई थिंक, ठीक है। अगर हम इसे आगे सॉल्व करें, देखिए 5 नॉट इज इक्वल टू 6.62 10 टू द पावर माइनस 34 इंटू 3 इंटू 10 टू द पावर 8 इंटू इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मीटर को मैं एंगस्ट्रॉम में चेंज कर रहा हूँ गाइस, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर मीटर को एंगस्ट्रॉम में चेंज कैसे करेंगे, 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू हाउ मच, आप जानते हैं, यहां लिख रहा हूं मैं 1 एंगस्ट्रॉम। 1 एंगस्ट्रॉम डिस्टेंस इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस ऑफ 10 मीटर, क्लियर है। तो 1 मीटर इज इक्वल टू 10 टू द पावर 10 एंगस्ट्रॉम अपॉन 1.6 10 टू द पावर माइनस 19 इंटू लैम्डा नॉट एंगस्ट्रॉम। यहां पर मैं क्या कह रहा हूं, क्योंकि जनरली आपको क्वेश्चन में वेवलेंथ जो है वो एंगस्ट्रॉम्स में दे रखी होगी, ध्यान रखिएगा। जनरली वेवलेंथ जो है वो एंगस्ट्रॉम्स में दे रखी होगी। तो यहां से एंगस्ट्रॉम की यूनिट कैंसिल आउट हो जाएगी। इसको अगर आप सॉल्व करते हैं पूरे वैल्यू को, तो आपको एक वैल्यू मिलेगी। क्या मिलेगी गाइस, वो वैल्यू मिलेगी यहां पर आपको कुछ 12,400 अपॉन लैम्डा नॉट इलेक्ट्रॉन वोल्ट। डायरेक्ट कन्वर्जन है और ये आपको डायरेक्ट याद रखना है। ये फॉर्मूला जो है ये आपके बहुत सारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को इजीली सॉल्व कर देगा गाइस, क्लियर। ये सारी वैल्यू को सॉल्व करेंगे आप, तो आपके पास में एक वैल्यू आएगी फाई नॉट की, जो कि कितनी होगी 12,400 बाय लैम्डा नॉट इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में वर्क फंक्शन की वैल्यू कुछ यहां से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, क्लियर है। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। चलिए, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, आपको अच्छा लगा हो, तो प्लीज 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 बियॉन्ड इन्फिनिटी की एप्लीकेशन अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव्स के बीच में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्लियर। और यूट्यूब पर बियॉन्ड इन्फिनिटी का चैनल जो है उसको प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और उसे भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और आपका प्यार बनाए रखें, ठीक है। आज के लिए इतना ही, हम नेक्स्ट लेक्चर में इससे आगे पढ़ेंगे। थैंक यू गाइस।